नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ नंबर 11 दोपहर का भोजन। अमरकांत हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे। यशपाल उन्हें गोरकी कहा करते थे। इनका जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगर के पास भगमलपुर गांव में हुआ था। इन्हें सन 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी और जो, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कहानी संग्रह, सूखा पत्ता, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से उपन्यास हैं। ये जो पाठ है ये अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। ये प्रेमचंद के बाद इनको यथार्थवादी लेखक कहा जाता है, क्योंकि असली जिंदगी की सच जो असली जिंदगी की सच्चाई है वो ये सामने लाते हैं, जैसा कि इन्होंने इस पाठ के द्वारा किया है। सभ्यता के आरंभ से ही समाज उच्च वर्ग, निम्न तथा मध्यम वर्ग की श्रेणियों में बटा हुआ है। जहां उच्च वर्ग के लोगों के पास आय के असीमित साधन और व्यय करने के अनेक कारण होते हैं, वहीं निम्न और मध्यम वर्ग इस विलासिता से वंचित होता है। अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन कहानी में निम्न मध्यम पर वर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी, भुखमरी, बेकारी का मार्मिक चित्रण किया गया है। परिवार की स्थिति इतनी अधिक गरीब है कि सबके खाने के लिए पूरा भोजन भी नहीं है, किंतु सिद्धेश्वरी किस प्रकार से सबको भोजन करा ही देती है और स्वयं आधी रोटी खाकर गुजारा करती है। ये जो पाठ है ये एक चित्रण करता है उस परिवार का जहां पर आर्थिक तंगी है, जहां पर लोगों को एक टाइम की सुख से रोटी नसीब भी नहीं होती। उनके बारे में ये पाठ है कि कैसे पूरे परिवार को सिद्धेश्वरी नाम की औरत पूरे परिवार को सिद्धेश्वरी नाम की औरत खाना खिला देती है और खुद आधी रोटी खाकर गुजारा करती है। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों या जमीन पर चलते हुए चींटी चींटियों को देखने लगी। सिद्धेश्वरी ने जब खाना बना चुकी थी तो उन्होंने उस चूल्हे को बुझा दिया और जैसे घुटनों के बीच सर रखकर वो बैठ गई और जमीन पर जो चींटे चींटियां रेंग रहे थे उन्हें देखने लगी। एकाएक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गागर से लोटा भर पानी लेकर गटाकर चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर जमीन पर लेट गई। तभी उसे याद आया कि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, तो उसने फटाफट से गागर मतलब जो मटका होता है उससे फटाफट से उसने पानी भरा, लोटे में पानी भरा और फटाफट उसने पानी पी लिया। जब एकदम पानी पियो तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत जल्दी बहुत स्पीड से पानी पीते हैं तो एकदम वो हमारे गले में लगता है। ये ऐसा ही कुछ सिद्धेश्वरी के साथ हुआ और वह हाय राम कहकर जमीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वही उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। फिर थोड़ी देर बाद उसको थोड़ी चैन की सांस मिली। उसने वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि उसारे में अर्ध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। थोड़ी देर बाद उठकर वो आंखों को उसने मलकर इधर उधर देखा। फिर अचानक उसकी नजर पड़ी अपने छोटे 6 वर्षीय बेटे पे, जो कि टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ था। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था तथा उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। उसका जो 6 वर्षीय बेटा था वो बहुत ज्यादा कमजोर था कि उसके शरीर की हड्डियां तक दिख रही थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल सूखे और बेजान पड़े थे और वो मुंह खोलकर सो रहा था, जिसके कारण उसके आसपास मक्खियां उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। फिर वो उठी और उसने अपना एक कपड़ा बच्चे के ऊपर डाल दिया जिससे मक्खियां ना भिनवाए और उसके ऊपर मक्खियां ना भिनकाए, और वो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए वहां से गुजर जाते, क्योंकि धूप बहुत
ज्यादा तेज थी तो लोगों ने अपना मुंह तौलिया या गमछे से ढक रखा था या फिर छाता ले रखा था। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सड़कता नजर आया। थोड़ी देर तक वो दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर उसने जब तेज धूप को देखा तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। फिर उसने अपना किवाड़ से बाहर मुंह निकाल कर देखा तो उसने देखा जो उसका बड़ा लड़का है रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। उसने तब जैसे ही देखा कि उसका बड़ा बेटा घर आने वाला है, उसने फटाफट पानी लिया और चौका मतलब रसोई के पास रख दिया और आ, रसोई को फटाफट साफ करने लगी। वहां पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। जैसे ही वहां पीढ़ा मतलब पटरा पटरा कहते हैं जिसको जिस पर बैठा जाता है, उसने पीढ़ा वहां पर रखा और जैसे ही उसने सर घुमाया तो उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। रामचंद्र क्योंकि धूप से आया था वो थक गया था, इसलिए वो वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह बिल्कुल लाल हो रहा था धूप के कारण और उसके बाल भी बिगड़े हुए थे और उसके जो पुराने जूते थे जो उसने पहन रखे थे उस पे गंदगी जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वह भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्याग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के बाद जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई, क्योंकि जो रामचंद्र था वो बहुत गर्मी में आया था और वो आते ही लेट गया था। तो सिद्धेश्वरी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास आए, तो इसलिए वो हिरनी की भांति मतलब जैसे हिरन अपनी गर्दन ऊंची करके देखता है तो वो हिरनी की बात भांति अपने बेटे को देखने लगी। पर जब वो 10 मिनट तक नहीं उठा तो उसे चिंता होने लगी। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर उसने उसको आवाज लगाई बड़कू बड़कू कह के, पर जब उसने जवाब नहीं दिया तो वो घबरा गई और उसके नाक के पास हाथ रखकर ये देखने लगी कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। फिर अ, उसे संतोष हुआ कि हाँ सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। फिर सिद्धेश्वरी ने अपने बेटे के सर पर हाथ रख के देखा कि बुखार तो नहीं है। जैसे ही उसने हाथ रखा तो रामचंद्र ने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को देखकर एकदम बैठ गया। जूते निकालने के बाद उसने हाथ धोए और पटरे पर चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके। सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। फिर सिद्धेश्वरी ने पूछा कि यहीं पर खाना लगा दूं? तो रामचंद्र ने कहा कि क्या बाबूजी मतलब उनके पिताजी ने खाना खा लिया? तो सिद्धेश्वरी ने कहा कि वो अभी आने वाले होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी आयु लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, अभी अभी ही उसने इंटर पास किया था। रामचंद्र जो था अब पटरे पर बैठ गया खाना खाने के लिए। उसकी उम्र 21 साल की थी और वो पतला दुबला और गोरे रंग का था। अभी उसने 12th के पेपर दिए थे। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। सिद्धेश्वरी ने जब जो खाना खाने की जो प्लेट थी मतलब थाली थी उसके सामने लाके रखी और उस पर पंखा करने लगी, अपने बेटे की तरफ पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक मतलब जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं और वो अलग अलग चीजों को देखते हैं, उसी तरीके से रामचंद्र ने उस थाली की ओर देखा कि उसमें 2 रोटियां रखी थी। पनियाई दाल का मतलब पानी जैसी दाल और
चने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। रामचंद्र ने पूछा, मोहन कहाँ है? मोहन जो था सिद्धेश्वरी का मंझला बेटा था। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ना मालूम कब से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। उसको इस साल 10th के पेपर देने थे। उसके साथ जो उम्र थी वो 18 थी और सिद्धेश्वरी को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। किंतु सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया होगा, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत चौबीसों घंटे पढ़ने में लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। क्योंकि सिद्धेश्वरी सच बताने की उसकी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वो किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, मतलब किसी दोस्त के यहाँ पढ़ने गया है। उसका दिमाग बहुत तेज है और वो सारे दिन पढ़ाई लिखाई ही करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर बड़ा गिलास पानी पी गया, फिर खाने लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर धीरे धीरे चबा रहा था। रामचंद्र ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और वो अपना खाना खाने लगा। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? सिद्धेश्वरी अपने बेटे को अभी भी थोड़ा डर से निहार रही थी और थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि वहां पर कुछ हुआ क्या। रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तो रामचंद्र ने अपनी माँ को देखा, भावहीन मतलब जिसमें किसी भी तरीके का डर नहीं था, किसी भी तरीके का प्यार नहीं था या कुछ भी। भावहीन का मतलब कि जैसे वो उत्तर नहीं देना चाह रहा हो। और फिर उसने नीचे सर झुकाकर बोला कि सब कुछ सही हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खरखर शब्द सुनाई दे रहा था। धूप और जैसे ही दिन बढ़ता जा रहा था वैसे धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर जो आसमान था उसमें कुछ ही बादल जो थे आसमान में दिख रहे थे और बाहर गली से गुजरते हुए लोगों की आवाज आ रही थी और खटोले पर जो बालक सो रहा था उसका 6 साल का, उसके खराटों की आवाज आ रही थी, या फिर हम कह सकते हैं उसके सोते समय जो आवाज निकाल रहा था उसकी आवाज आ रही थी। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका, रोया तो नहीं था। फिर रामचंद्र ने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया, तो सिद्धेश्वरी ने उसकी तरफ उदास होते हुए देखा, हाँ खा चुका। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। ऐसा लड़का। सिद्धेश्वरी ने फिर से झूठ बोला कि नहीं वो नहीं रोया था और वो अब होशियार हो गया है कि बड़े भैया के यहाँ जाऊंगा। पर वह आगे कुछ ना बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। पर वो आगे नहीं बोल सकी क्योंकि उसे कुछ याद आ गया, जैसे प्रमोद ने कल रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और फिर वो 1.5 घंटे तक रोया कि उसे रेवड़ी ही खानी है, पर फिर रोकर वो चुपचाप सो गया। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर तेजी से खाना खाने लगा। जब एक ही टुकड़ा बचा था थाली में तो सिद्धेश्वरी ने उठने का नाटक करा कि मैं और रोटी लेके आती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मैं तो ये भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। फिर रामचंद्र ने मना कर दिया, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे नहीं खाना। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आदि ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या? तुम जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या मैं ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी ने फिर भी पूछा कि आधी रोटी ले लो, तो रामचंद्र ने थोड़ा चिढ़कर बोला कि मुझे तुम्हें बीमार करना है क्या? अगर मुझे भूख होती तो मैं ले लेता।
सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े के से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। रामचंद्र ने क्योंकि उसके कटोरी में जो सब्जियां थी वो खत्म हो गई थी, दाल सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने जो लास्ट के उसके प्लेट में टुकड़े बचे थे वो उसने अपने मुंह में रख लिए जैसे पान खाया हो। मंझला लड़का हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दो दाग थे। वह अपने भाई ही की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा ना था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई दे रहा था। उसके बाद मंझला लड़का जो था उनका घर पे आ गया था। अब वो खाना खाने के लिए पीढ़े पर बैठ गया था। उसका रंग थोड़ा काला था और उसकी आंखें भी छोटी थी। उसके चेहरे पर कुछ दाग थे और अपने भाई की तरह वह दुबला पतला ही था, पर अपनी उम्र के हिसाब से वो उसके चेहरे पर गंभीरता थी और वो आज उदास भी दिखाई दे रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्लास को निगलने का प्रयास करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। जब सिद्धेश्वरी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रह गए थे, तुम्हारे बड़े भाई तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तो मोहन ने एक बड़ा टुकड़ा रोटी का लिया और अपने मुंह में उसे निगलने का प्रयास करते हुए बोला कि मैं यहीं पर था, कहीं नहीं गया था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। सिद्धेश्वरी फिर से उस पर पंखा करने लगी और फिर से झूठ बोलने लगी उसके बड़े भाई की तरफ से कि वो बहुत दिमागी होगा और 24 घंटे वो पढ़ता रहता है। ये कहकर उसने मंदे लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई दो रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। मोहन अपनी माँ की तरफ देख चुका और अब वो आधा से ज्यादा खाना खा चुका था। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने जैसे बड़े बेटे से पूछा था वैसे ही मंझले बेटे से पूछा कि एक रोटी और देती हूँ? तो मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय मतलब अलग नजरों से देखा कि सच में वहां पर रोटी इतनी बनी भी है या नहीं, और फिर उसने बोला, नहीं। यहाँ पर दोनों जो चीजें हैं बड़े भाई के लिए और मोहन के लिए, ये लेखक ने क्यों यहाँ पर एक्सप्रेस की है कि सबको पता था कि खाने के लिए उनके पास इतना सामान नहीं है कि सबका पेट भर सके, तो इसलिए सब अपना मन मार के, जैसे बड़े भाई ने भी 2 रोटी के बाद मना कर दिया और मोहन ने भी 2 रोटी के बाद मना कर दिया। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो। तुम्हारे भैया ने एक ही रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। जब सिद्धेश्वरी ने फिर से कहा कि नहीं बेटा, तेरी कसम, खाना है, तो मोहन ने फिर कहा, अपनी माँ को प्यार से समझाया कि मेरे को भूख नहीं है और तूने रोटियां इतनी बेकार बनाई हैं कि मुझे सटकी नहीं जा रही, और फिर भी अगर तू चाहती है तो मुझे दाल दे दे। इस पर सिद्धेश्वरी ने उसकी प्लेट में, उसकी थाली में दाल परोस दी। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुरसुर पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे सरका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। मोहन जब दाल पी रहा था तो तभी उसके पिताजी, जिनका नाम था मुंशी चंद्रिका प्रसाद, वो अपने
वो अंदर आ गए और चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने जो अपने सर पर पल्लू रख रखा था उसको और थोड़ा नीचे कर लिया और मोहन वहां से तेजी से निकल गया। दो रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालती मारकर बैठे रोटी को एक एक ग्रास को इस तरह चुबला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। उनकी प्लेट भी सिद्धेश्वरी ने लगाई, जिसमें जो मुंशी जी थे वो पीढ़े पर बैठकर खाना खाने लगे और वो इस तरीके से चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय, मतलब जैसे जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसे चबाया नहीं जाता तो वो इस तरीके से उसे चबा चबा कर खा रहे थे। उनकी उम्र 45 वर्ष थी, पर वो अपनी उम्र से बड़े लगते थे। उनकी शरीर की जो खाल थी वो भी लटकने लगी थी और उनके बाल उड़ चुके थे। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कि कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान है। अब जब मुंशी जी खाना खा रहे थे उन्होंने कहा कि बड़का कहाँ है, मतलब अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तो सिद्धेश्वरी को कुछ समझ में नहीं आया कि एकदम वो क्या जवाब दे, तो उसने कहा अभी खाना खाकर गया है और उसने ये कहा है कि उसकी नौकरी लग जाएगी और अपने बाबूजी की वो बाबूजी मतलब पिताजी की बहुत तारीफ करता है कि बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई, शर्माते हुए पूछा, ये क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसा नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है, आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है, दुनिया में वह सब कुछ कह सकता है पर ये नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी ने अपनी जब तारीफ सुनी तो उनके चेहरे पर चमक आ गई और सिद्धेश्वरी आगे उनकी अपने बेटों की और मोहन और रामचंद्र की और ज्यादा बड़ाई करने लगी। आप इस पाठ में क्या दिखाया गया है कि जब सिद्धेश्वरी ने जब रामचंद्र उनका बड़ा बेटा खाना खाने बैठा तो उन्होंने मोहन की बड़ाई की, जब मोहन खाना खाने बैठा तो उन्होंने रामचंद्र की बड़ाई की और जब मुंशी जी खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपने बेटों की बड़ाई की। इस पाठ में क्या दिखाया गया है कि क्योंकि सिद्धेश्वरी पूरे परिवार को मिलजुल कर रखना चाहती थी, इसलिए वो सबके लिए सबसे झूठ बोलती थी कि उसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा, ताकि लोगों के जो संबंध हैं वो बने रहे। मुंशी जी दाल लगे हाथों को चाट रहे थे, उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है, वैसे लड़कपन में नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो। यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। अब मुंशी जी ने भी जब अपनी तारीफ सुनी और सिद्धेश्वरी को अपने बेटों की तारीफ कहते हुए सुना तो उन्होंने भी पलट के कहा कि हाँ, वो दिमाग का बहुत तेज है, जो भी मैं उसे पाठ याद करने को कहता था वो बहुत अच्छी तरह उसे याद करता था और मेरे तीनों ही बेटे बहुत होशियार हैं और प्रमोद भी जो सबसे छोटा बेटा है वो भी बहुत ज्यादा होशियार है। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे, कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खड़खड़ खासकर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई, दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक की आवाज सुनाई दे रही थी और पास की पेड़ पर बैठा कोई पड़ूक लगातार बोल रहा था। अब फिर से चुप्पी साध गई थी और बाहर जो भी आवाजें थी वो अंदर सुनाई दे रही थी। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी बहुत सारी चीजें जानना चाहती थी जो उसके बेटे और जो उसका पति बता सकता था, पर वो हर चीज पूछने में करने में डरती थी।
जो काम वो पहले बहुत धड़ल्ले से, बहुत हिम्मत से करती थी, अब उसको उसी काम को करने में डर लगता था। सिद्धेश्वरी ने से जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने फिर भी हिम्मत करके पूछा कि लगता है अब की बार बारिश नहीं होगी। तो मुंशी जी ने उस बात का जवाब न देकर सीधे बोला, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी ने चने के दानों को अर्ज दिलचस्पी से दृष्टिपात किया, जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है। पर मुंशी जी ने इस बात को भी जवाब नहीं दिया और दूसरी बात करने लगे कि गंगाराम शरण की बाबू की लड़की की जो शादी है वो तय हो गई है और लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और ये थाली में बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। क्योंकि सिद्धेश्वरी के दो सवालों का जवाब नहीं मिला, अब वो चुप हो गई थी। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की और अपराधी के समान तथा रसोई की और कनकी से देखा। तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूं, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने फिर अपने बड़े बेटी की कसम दी कि एक रोटी खा लो, और अभी मैंने बहुत सारी रोटियां बना रखी हैं। तो मुंशी जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर रसोई की तरफ देखा, तो कहने लगे कि नहीं, रोटी रहने तो, पेट भर चुका है, पर अगर फिर भी तुम्हें लगता है, तुमने कसम दे दी है, तो इसलिए गुड़ के साथ मैं खा लेता हूँ। सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वह ठहाका मारकर हंस पड़े। अब मुंशी जी को भी पता था कि क्योंकि रसोई में इतना खाना नहीं बचा है जो सिद्धेश्वरी और प्रमोद का काम हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम थोड़ा सा गुड़ का रस बना दो, और तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और मेरा हाजमा भी हो जाएगा। मुंशी जी के निमटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी अपने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह झूठी थाली में रखनी जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी के दो बराबर टुकड़ों को विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर बैठ गई। उसने पहला गिलास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। जब सिद्धेश्वरी अपनी थाली लगाने लगी, उसके लिए बहुत थोड़ा खाना बचा था, जैसे दाल की कटोरी भी पूरी नहीं भर पाई थी, और चने की तरकारी बहुत थोड़ी सी बची थी, और रोटी भी उसके लिए सिर्फ एक बची थी, जो कि मोटी थी और जल चुकी थी। जैसे ही उसने रोटी अपनी प्लेट में रखी, तभी उसका ध्यान गया कि अब उसका छोटा बेटा भी भूखा है। तो उसने उस रोटी के दो टुकड़े करे और एक टुकड़ा अपनी थाली में रख लिया और एक टुकड़ा प्रमोद के लिए रख दिया। पर जब वो खाना खाने बैठी तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चितता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलेक्टरी से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। सारे घर में मक्खियां भिनभिना रही थी। एक गंदी साड़ी टंगी थी आंगन के तार पर, जहां पर जो बिल्कुल जगह जगह से फटी हुई थी, और उसको छुपाने के लिए उस पर पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़के का पता नहीं था, और मुंशी जी बाहर ऐसे सो रहे थे जैसे कि उनको कोई चिंता ही नहीं हो किसी चीज की, क्योंकि 1.5 महीने पहले ही उन्हें अ, मकान किराया नियंत्रण विभाग से क्लर्क की नौकरी से निकाल दिया था। पर उनको कोई चिंता नहीं थी कि घर कैसे चलेगा, और उनको बाहर काम ढूंढने भी नहीं जाना था। शब्दार्थ: चूल्हा, भट्टी, ओसारा, बरामदा। अत्यंत, बहुत अधिक, व्यस्त, बिखरा हुआ, मंझला, बीच वाला, एकटक, लगातार।
गागर, घड़ा, बासी, पुराना, किवाड़, दरवाजा, इम्तिहान, परीक्षा, होशियार, चालाक, तरकारी, सब्जी। अभ्यास पढ़ने का कौशल, गटागट, आसमान, भयभीत, दार्शनिक, विभाग, भावीन, खटोला, सावला, तरकारी, सुरसुर, पालथी, उन्माद। दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। पाठ ज्ञान में पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। माल का तुकांत शब्द आप लिख सकते हैं चाल, स्वरूप, अनुरूप, मराल, डाल, छत्र, पत्र, प्रणाम, नाम, देश, विदेश। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सिद्धेश्वरी के सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी थी? 6 वर्ष, जिसका नाम प्रमोद था। सिद्धेश्वरी के सबसे बड़े लड़के रामचंद्र की आयु लगभग कितनी थी? 21 वर्ष की। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के की आयु कितने वर्ष थी? 18 वर्ष। रामचंद्र ने इस वर्ष क्या दिया था? इंटर पास किया था। मंझला लड़का मोहन इस वर्ष हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। मुंशी चंद्रिका प्रसाद रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुबला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती रहती है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब डैश नहीं उठा तो सिद्धेश्वरी घबरा गई। जब रामचंद्र नहीं उठा तो सिद्धेश्वरी घबरा गई। रामचंद्र की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। डैश में जिद की, अच्छा आदि ही सही। सिद्धेश्वरी ने जिद की कि आदि ही ले लो। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई। प्रश्न नंबर 4, किसने कहा? मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। ये कहा था रामचंद्र ने, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे ने। किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। ये कहा था सिद्धेश्वरी ने। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। ये भी रामचंद्र ने कहा था। नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। ये भी रामचंद्र ने कहा था। कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा है। ये सिद्धेश्वरी ने कहा था। कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। ये किसने कहा था? मोहन ने। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे। ये भी मोहन ने कहा था। क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। ये कहा था मुंशी जी ने। प्रश्न नंबर 5, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। वह मतवाले की तरह उठी और गागर से लोटा भर पानी गटगट चढ़ा गई। इन पंक्तियों का अर्थ है कि सिद्धेश्वरी को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो एकदम मतवाले मतलब पागलों की तरह उठी और गागर मटके से पानी भरा उसने लोटे में और फटाफट पी गई। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। कि जब सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे के बड़े बेटे से जो सिद्धेश्वरी ने कहा था कि मंझला किसी के यहाँ पढ़ने गया है और सारे दिन पढ़ाई करता रहता है, जब सिद्धेश्वरी ने यही बात अपने मंझले लड़के को बताई तो वह नजरें उससे चुराने लगा और सिद्धेश्वरी ने उसे ऐसे देखा कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती है जैसे उसने कोई चोरी की हो। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हो। मुंशी जी ने चने के दाने जो उनकी प्लेट में चने के दाने बच गए थे वो इस तरीके से उन्हें देख रहे थे जैसे बातचीत करने वाले हो, क्योंकि उन्होंने सिद्धेश्वरी की बात को अनसुना किया था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रामचंद्र को पता चले कि उसका जो छोटा भाई है वो पढ़ाई लिखाई में
पढ़ाई लिखाई में दिमाग ना लगाकर इधर उधर दोस्तों के साथ घूमता रहता है। रामचंद्र मोहन और मुंशी जी के खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, ऐसा क्यों? रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति का पता था और उन्हें ये भी पता था कि रसोई में इतना भोजन नहीं बना है कि सबका पेट भर जाए। कहानी के आधार पर सिद्धेश्वरी की विशेषता बताइए। कहानी के आधार पर बहुत सिद्धेश्वरी सिद्धेश्वरी एक बहुत मार्मिक महिला है जो ममता से परिपूर्ण है। एक गरीब महिला है जो अपने परिवार के लिए त्याग देती है और उनके अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहती है, उनके बारे में चिंता करती है। उसका स्वभाव बहुत शांत है और सहनशील है। वो दयालु भी है, थोड़ी वो भयभीत भी रहती है क्योंकि वो अपने बेटे और अपने पति के गुस्से से डरती है। और जब वो बाद में रोती है, सबके खाना खाने के बाद जब वो बाद में रोती है, तो उससे उसके उस रूप का पता चलता है कि वो अपना दुख किसी और के सामने नहीं जताना चाहती। सिद्धेश्वरी का घर कैसा था? सिद्धेश्वरी का घर बहुत छोटा था। बहुत छोटा सा आंगन था जिसमें एक तरफ रसोई थी। इसमें आपको इतना ही लिखना है कि सिद्धेश्वरी का घर बहुत छोटा था जिसमें एक छोटा आंगन था और एक तरफ रसोई थी और पास में बैठक थी। सिद्धेश्वरी ने छोटे बच्चे के बारे में क्या बताया? सिद्धेश्वरी ने छोटे बच्चे के बारे में ये बताया कि अब वो बहुत होशियार हो गया है, सयाना हो गया है और अब वो किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करता। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।